ओम डिजिटल क्लासेस में आप सभी नीट अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। ये है रैपिड रिवीजन बायोलॉजी नीट यूजी के लिए। चैप्टर 4 है क्लास 12 का और चैप्टर का टाइटल है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये इस पर पहला वीडियो है और इसमें जिन टॉपिक्स को डील किया गया है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, एंड सेकंड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं ये 5 टॉपिक्स हैं, जिनमें से 3 टॉपिक्स को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। पहले इन 2 टॉपिक्स की थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उस थ्योरी के ऊपर लगभग 31 MCQs हमने दिए हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज फर्स्ट पॉइंट से। तो इसमें है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO कहते हैं, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, physical, emotional, behavioral and social। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही कंसर्न नहीं है, बल्कि ओवरऑल रिप्रोडक्शन से कंसर्न जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जब चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो या सोशल हो, ये सारे एस्पेक्ट्स को डील किया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इस टॉपिक पर। सेकेंड है द प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड in 1951 to attain total reproductive health as a social goal in India। तो 1951 में भारत सरकार के द्वारा ये फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। इसको आप याद रखें क्योंकि अक्सर इस पर क्वेश्चन आ जाता है। दीज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स आफ्टर रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट्स। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करके, कुछ इम्प्रूवमेंट करके अब जो वर्तमान में जो प्रोग्राम चल रहा है वो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसको हम शॉर्ट में RCH बोलते हैं, इस नाम से चल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट पर ध्यान दीजिए। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? इट इज़ अ क्लिनिकल प्रोसीजर इन विच सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? अ क्लियर स्लाइटली येलोइश लिक्विड दैट सराउंड्स द अनबॉर्न बेबी, जिसको फीटस बोलते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances। तो गर्भ में जो फीटस होता है, बेबी होता है, उसको सराउंड किए हुए जो लिक्विड होता है जिसमें वो फ्लोट करता रहता है, उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। उस फ्लूइड को लेकर के उसमें उसका एनालाइज किया जाता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, कि कौन कौन से सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट हैं। तो उस टेस्ट को हम एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। दिस प्रोसीजर इज़ यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc., and to determine the survivability of the fetus। इस टेस्ट को क्यों किया जाता है? ये जानने के लिए कि कहीं जो डेवलपिंग फीटस है, डेवलपिंग चाइल्ड है, उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो उस फ्लूइड के अंदर कुछ सेल्स उसकी आ जाती हैं, उनसे ये पता लग जाता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है उसके DNA को टेस्ट करके। तो जिन सिम्टम्स को, जिस प्रकार के सिंड्रोम्स को हम उससे जान सकते हैं, जिस तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम्स को, तो उनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। आगे ये 2-3 टर्म हैं, इनका मतलब आप समझ लीजिए जो आएंगे इसमें। एक तो प्रीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। तो जन्म से पहले प्रेगनेंसी पीरियड में जो टेस्ट होते हैं उनको हम प्रीनेटल टेस्ट बोलते हैं। पोस्टनेटल का मतलब आफ्टर बर्थ, बच्चे के जन्म होने के बाद जो टेस्ट किए जाते हैं वो पोस्टनेटल टेस्ट होते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड, तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले ही बता दिया कि इट इज़ स्लाइटली येलोइश लिक्विड प्रेजेंट इन एमनियोटिक सैक इन विच अनबॉर्न बेबी फ्लोट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट एक्ट्स एज ए कशन, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हीट, इंजरीज एंड इन्फेक्शन। तो गर्भ में जो एमनियोटिक सैक जिसको बोलते हैं, जिस थैले में वो फ्लोट करता रहता है गर्भस्थ शिशु, उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जो हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। और इस तरह से ये एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में थोड़ी सी उसकी जानकारी है। आगे है बाय एमनियोसेंटेसिस फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन बी डायग्नोज्ड। तो जो एमनियोसेंटेसिस जो टेस्ट होता है उसके द्वारा किन किन सिम्टम्स को, किन किन बीमारियों को, किन किन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, ये है बताया गया है। और इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है क्योंकि इस पर इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन इस पर अक्सर आ जाता है कि बाय एमनियोसेंटेसिस वी कैन टेस्ट 2-3-4 बीमारियों के नाम दिए होंगे, उनमें से 3 बीमारियां ऐसी होंगी जिनसे हम एमनियोसेंटेसिस से उनको हम टेस्ट कर सकते हैं, और बाकी एक बीमारी ऐसी होगी जिसको हम एमनियोसेंटेसिस से टेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको उसको जानना होता है। अथवा एक बीमारी ऐसी दे देंगे जिसे हम एमनियोसेंटेसिस से टेस्ट कर सकते हैं, बाकी 3 को नहीं कर सकते। तो उसमें ये पूछा जाता है कि
विच डिजीज़ कैन बी डायग्नाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो इस वजह से जो बीमारियाँ, जिन सिम्टम्स के बारे में, जिन सिंड्रोम्स के बारे में, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हम यहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम जान सकते हैं एमनियोसेंटेसिस से, उनके नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, याद कर लेने हैं। तो देखो, सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। इसके बारे में हल्का सा यहाँ इंट्रोडक्शन दे दिया गया है कि ये क्या होता है। अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाई ट्राइसोमी 21 or the person has 3 copies of chromosome 21 instead of usual 2 copies due to abnormal cell division during sperm or egg formation. The person suffering from the disease has many complications like heart defects, gastrointestinal problems, mental problems, etc. तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21 पेयर वाला जो क्रोमोसोम है, देखिए आप जानते हैं हमारे ह्यूमन के सोमेटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनको हम 23 पेयर्स में अरेंज करते हैं। तो उसमें फर्स्ट पेयर से लेके जैसे गिनते चले जाते हैं, अलग अलग साइज़ के वो होते हैं। तो उसमें जो 21 पेयर है, वो तो हर पेयर में 2-2 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन या तो स्पर्मेटोजेनेसिस के समय, स्पर्म फॉर्मेशन के समय या एग फॉर्मेशन के समय कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी बन जाए, तो वहाँ पेयर जो 21 क्रोमोसोम है, जो एक पेयर में होने चाहिए 2 होने चाहिए, उसकी जगह 3 हो जाते हैं। तो ट्राइसोमी 21 कहलाती है। ट्राइसोमी 21 के कारण जो प्रॉब्लम पैदा होती है शरीर के अंदर, उसमें जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ये इसकी वजह से आते हैं डाउन सिंड्रोम में की ये सिम्टम्स हैं। तो ये हम एमनियोसेंटेसिस से जानकारी उसकी कर सकते हैं, क्योंकि हम डीएनए को टेस्ट करके जो कि एमनियोसेंटेसिस में उस फ्लूइड्स में कुछ उसकी सोमेटिक सेल्स आ जाती हैं बच्चे के शरीर की, उनको से हम जानकारी ले लेते हैं कि इसके डीएनए में कहीं ट्राइसोमी 21 तो नहीं है। आगे है हीमोफीलिया। इसको भी हम जान सकते हैं एमनियोसेंटेसिस से, और ये है इट इज़ एन एक्स लिंक्ड recessive disorder in which blood clotting ability is abnormal. It is more common in males. तो ये आप जानते हैं जैसे सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, जिससे बच्चे का सेक्स डिसाइड होता है कि वेदर ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो एक्स क्रोमोसोम पर कोई जीन होता है, रिसेसिव जीन होता है, और उससे लिंक ये कैरेक्टर है। तो इसमें होता क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही स्लो हो जाती है। तो हीमोफीलिया जो डिजीज़ है, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता, कटिंग होने पर कहीं इंजरी हो जाए, कहीं कट लग जाए तो ब्लड बहने लगता है और वो क्लॉट नहीं होता। तो इस बीमारी में हीमोफीलिया को भी हम उसकी वजह से जान सकते हैं। हम ये देख सकते हैं उसका डीएनए टेस्ट करके कि कहीं इसके एक्स क्रोमोसोम पर ये रिसेसिव जीन तो नहीं है। आगे है थर्ड है सिकल सेल एनीमिया। इसको भी हम जान सकते हैं। ये क्या है, एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर इन विच RBCs बिकम सिकल शेप्ड कॉजिंग सीरियस फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। सिकल सेल एनीमिया की भी जानकारी हम उससे कर सकते हैं। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये ब्लड की डिजीज़ है, ये भी जैसे कि हीमोफीलिया थी। आगे है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर कॉजिंग ग्रेजुअल डिसेबिलिटी ऑफ मसल्स। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये भी जो है डीएनए से कंसर्न है, क्रोमोसोम से कंसर्न है, जीन से कंसर्न डिजीज़ है। ज़्यादा इसके बारे में तो जब आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, उनकी डिटेल, तो वहाँ जानकारी हो जाएगी। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को भी आप इसकी वजह से जान सकते हैं, क्योंकि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो कि जीन्स की वजह से होते हैं, उन सब को आप एमनियोसेंटेसिस से जान सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड में कि बच्चे के अंदर ये डिसऑर्डर तो नहीं आ रहे। आगे है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द लंग्स एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम गेट क्लोज्ड विद म्यूकस। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो लंग्स की बीमारी है और डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है, जिससे ये सिस्टम जो है म्यूकस की वजह से बहुत अधिक म्यूकस बन जाता है और ये क्लॉग्ड हो जाता है, एक तरह से बंद हो जाता है सिस्टम। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस को आप जान सकते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को जान सकते हैं, हीमोफीलिया को जान सकते हैं, डाउन सिंड्रोम को जान सकते हैं, और जो है ये सिकल सेल एनीमिया को आप जान सकते हैं इसके माध्यम से। आगे है टे सेक्स डिजीज़, ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच कॉजेज प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़ ड्यू टू नर्व डैमेज इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो टे सेक्स डिजीज़ ये भी एक जेनेटिक बीमारी है। इसको भी आप जो है एमनियोसेंटेसिस से जान सकते हैं, और ये जो है ब्रेन से कंसर्न है, नर्वस सिस्टम की बीमारी है। आगे है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन मेल्स हैविंग एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम 44 प्लस XY होना चाहिए, यहाँ XXY हो जाता है, यानी कि एक सेक्स क्रोमोसोम अधिक हो जाता है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और इसको भी आप एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं। आगे एट्थ है थैलेसेमिया, ए जेनेटिक डिसऑर्डर कॉजिंग लो हीमोग्लोबिन कंटेंट्स इन द ब्लड। ब्लड के अंदर बहुत कम मात्रा में हीमोग्लोबिन हो जाता है, लो कंटेंट रहता है, जो थैलेसेमिया नामक डिजीज से
ग्रस्त रहते हैं बच्चे, और ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इससे भी आप एमनियोसेंटेसिस से जान सकते हैं। तो आपने इस प्रकार 8 बीमारियों को आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी बीमारी किसी ऑप्शन में आ सकती है, या 3 बीमारियां इनमें से आ जाएंगी, एक अलग दे देंगे, जैसे मलेरिया दे दिया, आपका जॉन्डिस दे दिया, या कोई और हेपेटाइटिस दे दिया, तो उसकी जानकारी आप नहीं कर सकते क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ नहीं है। जेनेटिक डिजीज़ जो हैं उनको आप जान सकते हैं। आगे है देखो, एमनियोसेंटेसिस इज़ यूजुअली डन। अब ये है कि ये कब किया जाता है, उसके बारे में ये पॉइंट है कि एमनियोसेंटेसिस इज़ यूजुअली डन बिटवीन 14 to 16 वीक pregnancy period. The amniotic fluid contains fetal cells and other chemicals. तो यहाँ आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है अच्छी तरह से कि एमनियोसेंटेसिस टेस्ट जो किया जाता है वो 14 से लेकर 16 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी होती है उस पीरियड में किया जाता है कि, और ये ऑप्शन में आपको दे देंगे 12 से 14 दे दिया, 14 से 16 दे दिया, 16 से 18 दे दिया, 18 से 20 दे दिया, कन्फ्यूजन में डालने के लिए। तो आपको ये कन्फर्म याद रखना है कि 14 to 16, 14 से लेकर 16 सप्ताह का जो पीरियड होता है, 15 दिन का, 16 दिन का, इस पीरियड में ही ये टेस्ट किया जाता है। द एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स फीटल सेल्स एंड अदर केमिकल्स। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें फीटल की सेल्स होती हैं, बच्चे की कोशिकाएं होती हैं, सोमेटिक सेल्स होती हैं, और कुछ अदर केमिकल्स होते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है। आगे देखिए एफ पॉइंट में क्या बताया गया है। द एमनियोसेंटेसिस, बाई एमनियोसेंटेसिस द सेक्स ऑफ द बेबी मेल और फीमेल कैन बी नोन बाई एग्जामिनिंग द सेल्स ऑफ फ्लूइड फॉर बार बॉडीज़। ये बात आपको और ध्यान में रखनी है और कि जो है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हम बच्चे का सेक्स भी डिसाइड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये बच्चा जो है मेल है या फीमेल है, ये लड़का होगा या लड़की होगा। और ये कैसे जानते हैं, तो उसकी जो है सेल्स होती हैं उसके अंदर हम बार बॉडीज़ को देखते हैं। सेल्स का जब हम डीएनए टेस्ट करते हैं, जीन्स को टेस्ट करते हैं, क्रोमोसोम्स को, तो उसमें हम बार बॉडीज़ को एग्जामिन करते हैं कि इसके सेल्स में बार बॉडीज़ हैं या नहीं है। बार बॉडी इज़ ए डेंसली स्टेनिंग इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम फाउंड इन सेल्स ऑफ फीमेल बेबी 44+XX, जिसका कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एंड नॉट इन मेल बेबी 44+XY। तो देखिए आप जानते हैं फीमेल के अंदर, लड़कियों के अंदर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें 44 तो सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं, तो 44+XX। अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों एक्सों में से एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो इनएक्टिव होता है, उससे ना ही तो डीएनए, उससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, बॉडी के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं होता किसी चीज़ का, वो रोल प्ले नहीं करता अपना, एक इनएक्टिव रहता है और एक एक्टिव रहता है। जो इनएक्टिव रहता है वही बार बॉडी कहलाता है। वो अलग तरह से, अगर हम स्टेन करते हैं क्रोमोसोम्स को, स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसमें वो अलग तरह की स्टेनिंग अटेन करता है और वो अलग दिखाई देता है, तो उसे हम बार बॉडी बोलते हैं, बार बॉडी कहा जाता है। और इस तरह से ये जाना जाता है कि अगर सेल के अंदर बार बॉडीज हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेबी है, जो फीटस है, वो फीमेल है, और अगर बार बॉडी नहीं है तो उससे पता लगता है कि ये मेल है। तो फीमेल चाइल्ड के सोमेटिक सेल्स में ही बार बॉडीज़ दिखाई देती हैं, और बार बॉडीज़ के एग्ज़ाम प्रेजेंस से हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि ये बेबी जो है मेल है या फीमेल है। आगे नोट में देखिए, अर्ली इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन फीमेल्स only one of the 2 X chromosomes is randomly and permanently inactivated in cells other than X cells. This phenomena is called X chromosome inactivation, XCI, or lionization. X chromosome inactivation ensures that females like males have one functional copy of the X chromosome in each body cell. इसमें यही बताया गया है कि जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय फीमेल्स की जो जेनेटिक सेल्स को छोड़ करके बाकी सभी सोमेटिक सेल्स के जो एक्स क्रोमोसोम होता है, वन ऑफ द 2 एक्स क्रोमोसोम, उन दोनों एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेटेड हो जाता है, जो वर्क नहीं करता और जेनेटिक सेल्स नहीं होंगी, और जो है वो जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेटेड हो जाता है सभी सोमेटिक सेल्स में, इस फिनोमेना को हम एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, XCI के नाम से जानते हैं। और इसका एक नाम लायोनाइजेशन भी है, जो इस प्रोसेस की खोज करने वाले या उससे कंसर्न जो है जो साइंटिस्ट थी उनके नाम पर है ये। तो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इंश्योर्स दैट फीमेल्स लाइक मेल्स हैव वन फंक्शनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ईच बॉडी सेल। तो एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन से क्या हो जाता है कि 2 में से एक ही एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल होता है, दूसरा नहीं होता। जी पॉइंट पर ध्यान दीजिए, टू यूज़ एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन is illegal and punishable crime because people use it for abortion of female baby. आगे है कि जो एमनियोसेंटेसिस का जो टेस्ट है ये
सेक्स डिटरमाइन करने के लिए लीगल है। अगर इसको बीमारी जानने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर जानने के लिए किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेक्स डिटरमाइन करना, इसकी वजह से ये देखना कि ये बच्चा मेल है या फीमेल है, अगर ऐसा कोई नर्सिंग होम या हॉस्पिटल करता है तो ये जो है इलीगल है, एक क्राइम है और एक पनिशेबल क्राइम है क्योंकि इसका यूज़ जो है फीमेल फिटिसाइड के लिए, मादा शिशुओं को मौत के लिए कर दिया जाता है। आगे देखिए सहेली, ये फोर्थ पॉइंट है जिसका हेडिंग है सहेली। अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ, इंडिया। इस पर अक्सर एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर इसको रख दिया है, हालांकि अगले टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव का है। तो सहेली नाम की एक कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है जिसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ ने ईजाद किया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में, और लखनऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ गया है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ सिचुएटेड है। आगे देखिए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, ये आपका इस टॉपिक का सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट जो था वो हो गया पूरा यहाँ। सेकंड में है कि द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इसमें आप पहले पॉइंट पर ध्यान दीजिए क्या दिखाया है, रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स बिफोर आवर कंट्री। बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी मुख्य समस्याओं में से एक है। सेकेंड पॉइंट है फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टिल 2011 पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 350 million to 1200 million, 1.2 billion. India's population in 2021 is estimated to be 1390 million. It means 1.39 billion or 139 crores. तो ये इसमें ये बताया गया है कि इंडिपेंडेंस जो कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, तब से लेकर तब जो है पॉपुलेशन हमारी लगभग 350 मिलियन थी, यानी कि 35 करोड़ थी। 35 करोड़ से जो है 2011 में ये हो गई आपकी 1 अरब 20 करोड़, और उसके बाद में अब हो गई 139 यानी 140 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन हो गई 2021 में। तो इस तरह से पॉपुलेशन जो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ये जो है एक देश के सामने समस्या के रूप में प्रकट हुई है। आगे थर्ड पॉइंट में देखिए क्या बताया गया, द रीजन बिहाइंड दिस रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन आर। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि इतने अधिक पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है, और कई कारण दे दिए जाएंगे, उनमें से कुछ वैलिड कारण होंगे, वैलिड रीजन्स होंगे, कुछ इनवैलिड होंगे, तो आपको उनमें से छांटना है कि कौन सा सही कारण है, कौन सा गलत है। तो ये जो इसके रीजन है पॉपुलेशन इंक्रीज के, उनको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। पहला है द रैपिड डिक्रीज इन द डेथ रेट, मृत्यु दर में कमी हो गई जो कि साइंटिफिक एडवांसमेंट मेडिकल फील्ड में हुए, मेडिकल सुविधाएं सबको मिलने लगी, तो इसकी वजह से डेथ रेट कम हो गई। द रैपिड डिक्रीज इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ जो है पहले प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत सी माताएं अपना जीवन गंवा देती थीं, उनके भी मैटरनिटी मोर्टी रेट जो है मातृ मृत्यु दर है, इसमें भी कमी हो गई। द रैपिड डिक्रीज इन द इन्फांट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट यानी कि जो बच्चे हैं, शिशु मृत्यु दर, इसमें भी कमी आई। तो देखो एक कॉमन डेथ रेट में कमी आई, जो है मृत्यु दर में कमी आई, माताओं की मृत्यु दर में कमी आई और शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आई। द इंक्रीज इन द पीरियड ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और हमारा जीवन काल बढ़ा, क्योंकि पहले जो है बहुत अधिक मौतें हो जाती थीं कम समय में सुविधाओं के अभाव में। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द रिप्रोडक्टिव एज, और ये भी एक कारण है कि जो एक रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है ये भी जो है बढ़ गया है सुविधाओं के कारण जो है। तो इसमें ज़्यादा समय तक रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी लोगों के अंदर सुविधाओं की दृष्टि से रहती है, तो उस वजह से भी ये सभी कारण हैं रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन के। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या डिस्कस किया है कि टू ब्रिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डाउन आवर गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड सम मेजर्स। अब इस पॉपुलेशन की रेट को कम करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ उपाय किए हैं। वो कौन कौन से हैं? टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज़ बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो छोटे परिवार रखने के लिए प्रेरित किया गया है लोगों को, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी गर्भ निरोधक कुछ तरीके हैं उनको अपनाने के लिए मोटिवेट किया गया है। सेकंड है स्टैट्यूटरी या इनेक्टिंग लीगली रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल्स टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल्स टू 21 ईयर्स, और कानूनी दृष्टि से जो है विवाह की जो उम्र को बढ़ा दिया गया है। जो पहले के बाल विवाह हो जाते थे कम उम्र में, इसकी वजह से भी अधिक पॉपुलेशन या अधिक बच्चे होते थे, तो उस एज को बढ़ा दिया गया है 18 साल से पहले। ये फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स है, उससे पहले शादी करना एक कानूनी अपराध है, और मेल के लिए है 21 ईयर्स।
आगे थर्ड है गिविंग इंसेंटिव्स टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, और जो कम छोटे परिवार हैं उनको विशेष सुविधाएं दी गई हैं ताकि लोग छोटा परिवार रखने के लिए प्रेरित हों। आगे देखिए 6 पॉइंट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब है कि वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से तरीके हैं कि जिनके माध्यम से पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। तो ये डिवाइस और ड्रग दैट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते किसे हैं कि जिससे प्रेगनेंसी रुके, प्रेगनेंसी ना हो। प्रेजेंटली अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। वर्तमान में जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं उनको निम्नलिखित कैटेगरीज में इनमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड है, सेकंड बैरियर, थर्ड है आपका IUDs, और डी पॉइंट में है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ई है इंजेक्शन मेथड्स एंड इम्प्लांट्स, और एफ पॉइंट यानी 6 पॉइंट है आपका जो है सर्जिकल मेथड्स। तो नेचुरल मेथड्स या ट्रेडिशनल मेथड्स में आपका एक तो लैक्टेशनल एमेनोरिया आफ्टर पार्ट्यूरेशन आता है। देयर आर नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द 6 months आफ्टर डिलीवरी व्हेन देयर इज नो menstruation and ovulation. Lactation amenorrhea is due to lack of ovulation during breastfeeding. तो विशेषकर जो माताएं शिशु को जन्म देने के बाद में दूध पिलाने का जो पीरियड होता है उस समय पर ओव्यूलेशन नहीं होता, ओवम नहीं बनता, तो उस पीरियड में भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। सेकंड है बैरियर्स के अंदर क्या क्या आता है कि दीज आर सर्टेन फिजिकल बैरियर्स यूज टू प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम। सम ऑफ देम आर डिस्पोजेबल कंडोम्स, रीयूजेबल सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स और वॉल्स। तो ये फिजिकल बैरियर्स हैं कि जिनको यूज़ करने से जो है स्पर्म और ओवम का फ्यूजन नहीं होता है और जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है। और वो कौन से हैं, तो ये चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट में डिस्पोजेबल कंडोम्स आते हैं, रीयूजेबल सर्वाइकल कैप्स है सेकंड, थर्ड है डायफ्राम्स और फोर्थ है वॉल्स। तो आमतौर पर अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पर तो वो इसी तरह से आता है कि जैसे कई चीज़ें दे दी जाएंगी, उनमें से कुछ बैरियर्स होंगे, कुछ IUDs होंगी, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स होंगी, तो उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बैरियर है या कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो आपको ये कैटेगरीज और उनमें जो उनके डिफरेंट मेजर्स हैं, डिफरेंट उनके डिवाइसेस हैं, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं कैटेगरी वाइज। तो बैरियर्स के अंदर ये आता है कंडोम्स आते हैं, सर्वाइकल कैप्स आती हैं, डायफ्राम्स आते हैं, वॉल्स आते हैं। अब सी पॉइंट में IUDs के बारे में बताया गया है कि ये इसकी फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, दे आर इंसर्टेड थ्रू द विजाइना इन द यूटेरस। IUDs कैसे वर्क करती हैं, तो इनको जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विशेषकर फीमेल्स के लिए हैं और इनको जो है वेजाइना के माध्यम से यूटेरस यानी जो गर्भाशय होता है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। इसमें वर्क करने वाले में फर्स्ट है ये कैसे वर्क करती हैं कि सप्रेसिंग मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को ये सप्रेस कर देती हैं, स्पर्म को नॉन मोटाइल कर देती हैं, वो इनएक्टिव हो जाता है। सेकंड सप्रेसिंग फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी को भी ये न्यूट्रलाइज कर देती हैं, कम कर देते हैं। एंड इंक्रीजिंग फेजोसाइटिस ऑफ स्पर्म्स, और फेजोसाइटिस यानी स्पर्म को ये जो है एक तरह से समाप्त कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार से वर्क करती हैं, उनकी मोटिलिटी को कम कर उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करके स्पर्म की को, और फेजोसाइटिस यानी कि उनको खा जाना या ख़त्म कर देना। अब टाइप्स ऑफ IUDs आइए ध्यान रखना है आपको कि ये IUDs किन किन तरह की होती हैं और फिर वो उनके क्या क्या नाम हैं। तो नॉन मेडिकेटेड IUDs में तो लिप्स लूप आती है। तो इस पे क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि निम्नलिखित में से नॉन मेडिकेटेड IUD कौन सी है, या इनमें से जो है कॉपर जिसमें यूज़ होता है वो कौन सी IUD है, कॉपर रिलीज़ करने वाली, या फिर इनमें से हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन सी है, या कभी ऐसे आ जाता है कि इनमें से IUD कौन सी है, कहीं दे दिया जैसे बैरियर्स में से दे दिया, कॉन्ट्रासेप्टिव में से दे दिया, IUDs में दे दिया, एक IUD दे दिया, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन IUD है। तो इनके सबके नाम आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप आती है, कॉपर आयन रिलीजिंग IUDs में आती हैं कॉपर T CUT और मल्टीलोड 375 और CU7। तो कॉपर T, मल्टीलोड 375 और CU7 ये कॉपर आयन रिलीजिंग IUDs हैं, नॉन मेडिकेटेड है लिप्स लूप। और हार्मोन रिलीजिंग IUDs में एक तो प्रोजेस्टासर्ट आता है और एक आता है आपका LNG20। तो ये जो है ये नाम हार्मोन रिलीजिंग वाला का भी ध्यान रखना है, LNG20 ये हार्मोन रिलीजिंग IUD है, और प्रोजेस्टासर्ट ये भी जो है हार्मोन रिलीजिंग IUD है। हाउ IUDs वर्क, अब IUD वर्क कैसे करती हैं, तो फर्स्ट है IUDs इंक्रीज फेजोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूटेरस एंड द CU ions रिलीज सुप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स।
तो एक तो स्पर्म को ये ख़त्म कर देती हैं, और कॉपर आयन जो है वो, कॉपर आयन का जो मेन फंक्शन है, कॉपर की धातु का जो प्रयोग किया जाता है इन आईडीज़ में, उसका कॉपर क्या है कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है, स्पर्म इनएक्टिव हो जाता है, वो मोटाइल नहीं रहता, गतिशील ज़्यादा नहीं रहता। कॉपर टी ऑल्सो प्रिवेंट्स ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। कॉपर टी जो है इसके द्वारा जो है जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यानी जायगोट के बाद में किसी तरह अगर मान लो फ्यूजन हो भी गया है, तो जायगोट के अंदर जो डिवीज़न होते हैं वो तो आगे चल के ब्लास्टोसील स्टेज बनती है, तो वो जो है इम्प्लांट नहीं हो पाता, यानी कि गर्भाशय की दीवार से चिपक नहीं पाता है, इम्प्लांटेशन उसका नहीं हो पाता है और वो बाहर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में द हार्मोन रिलीजिंग आईडीज इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द कर्विक्स बिकम हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। तो ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईडीज हैं ये क्या करते हैं कि ये जो है इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, दीवारों को अनसूटेबल कर देती हैं, और जो है कर्विक्स को, जो गर्भाशय का ओपनिंग होती है, उसको जो है हॉस्टाइल कर देती हैं स्पर्म के लिए, यानी कि ख़त्म कर देती है, कर्विक्स जो है स्पर्म को एक्टिव नहीं रहने देती। आगे है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया गया है कि प्रोजेस्टेरोन इज अ नेचुरली अकरिंग फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवरी. It plays an important role in the menstrual cycle and in maintaining the early stages of pregnancy. Its synthetic forms are called progestogens और प्रोजेस्टिन्स। तो देखो, प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है जो कि ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम नामक पार्ट से रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, और इसका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने में और प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेजेस को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी हार्मोन को लैब में भी सिंथेसाइज कर लिया है बायोकेमिस्ट ने, और उसको हम कहते हैं प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टिन्स। यानी प्रोजेस्टेरॉन तो नेचुरली अकरिंग हार्मोन को कहा जाता है, और प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टिन्स जो है ये उसकी सिंथेटिक फॉर्म्स के नाम हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया कि ऑस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन जिसको कहा जाता है इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स. While both women and men produce estrogen, it plays a bigger role in women's bodies. तो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है, वैसे तो ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसका मेन रोल जो है वो फीमेल के ही शरीर में ज़्यादा होता है, मेल में उतना ज़्यादा रोल इसका नहीं है। और ये जो है ये डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, फीमेल्स के अंदर जो है ये उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रेगुलेशन में इसका विशेष रोल है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जैसे कि आपका बहुत सारी उन सारी चीज़ों को डेवलप करने में इस एस्ट्रोजन का विशेष रोल होता है फीमेल के अंदर। आगे देखो, थर्ड पॉइंट में क्या बताया कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर स्टेरॉयडल एंड कंटेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स विच प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो आमतौर पर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जिनको फीमेल्स ज़्यादातर यूज़ करती हैं वो हार्मोन कंटेनिंग होती हैं, और उनमें जो हार्मोन होते हैं वो प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, विच प्रिवेंट ओव्यूलेशन, जिसके माध्यम से जो ओव्यूलेशन यानी कि ओवरी से ओवम के रिलीज होने को रोकते हैं, रिलीज नहीं होने देते। दे ऑल्सो इनहिबिट इम्प्लांटेशन एंड स्पर्म एंट्री बाय थिकनिंग दी सर्वाइकल म्यूकस। और जो सर्वाइकल यानी कि जो है आपका यूटेरस का जो ओपनिंग होती है उस जगह पर म्यूकस की डिपोजिशन से थिकनिंग पैदा कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म जो एंटर नहीं कर पाते। और यदि किसी भी तरह से फ्यूजन हो भी गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो उसके इम्प्लांटेशन को, जायगोट ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन को नहीं होने देते, उसको भी रोकते हैं। तो इस तरह से प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन जो है आमतौर पर इन टैबलेट्स में यूज़ होता है, जिसका ये रिजल्ट रहता है। आगे देखिए, नोट में बताया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन वर्क बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज। तो पहली बात तो यह है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन के कॉम्बिनेशन से जो टैबलेट यूज़ होती हैं वो ओवरी से ओवम को रिलीज नहीं होने देती। दे ऑल्सो चेंज द लाइनिंग ऑफ यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फ्रॉम डेवलपिंग एंड चेंज द म्यूकस एट द कर्विक्स ओपनिंग ऑफ द यूटेरस टू प्रिवेंट स्पर्म मेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्रॉम एंट्रिंग। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन का जो कॉम्बिनेशन है वो पहला वर्क तो ये करता है कि ओवरी को ओवम रिलीज करने से रोकता है। सेकंड वर्क ये करता है कि वो जो है अगर फ्यूजन हो भी गया है तो उसके इम्प्लांटेशन को रोकता है। और थर्ड रोल ये है कि जो कर्विक्स है, जो कि ओपनिंग ऑफ द यूटेरस, जो कि है गर्भाशय की जो ओपनिंग है, उस जगह को कर्विक्स बोलते हैं, उस पर इतना म्यूकस जमा कर देता है कि जिससे स्पर्म उसमें एंटर नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों को जो है इस प्रकार से ये हार्मोन वर्क करते हैं।
आगे फोर्थ पॉइंट में देखो क्या बताया गया है, सम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है प्रोजेस्टिन हार्मोन ओनली एंड आर कॉल्ड पीओपी। तो अभी आप पढ़ रहे थे कि प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन होता है ज़्यादातर पिल्स में, लेकिन अब कुछ ऐसी टैबलेट्स भी हैं कि जिनमें एस्ट्रोजन नहीं होता, केवल प्रोजेस्टोजन ही होता है या प्रोजेस्टिन ही होता है, और उस प्रकार की पिल्स को पीओपी यानी प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स कहा जाता है, और ये भी इफ़ेक्टिव है। Oral contraceptives are popularly known as pills. They have to be administered for 21 days starting from the 5th day of the menstrual cycle. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होती हैं उनको आमतौर पर पिल्स कहा जाता है, और उनको 21 दिन तक लगातार लिया जाता है एमसी पीरियड के 5th डे से लेकर के। देखिए सिक्स पॉइंट में क्या दिया है कि सहेली इज़ ए नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप्ड इन CDRI लखनऊ। It does not contain any hormone. It has to be taken once a week. It blocks estrogen receptors in the uterus and prevents the egg from getting implanted. तो इसमें ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको जानकारी में रखनी है, क्योंकि अक्सर जो है ये इस पर MCQ आ जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज़ नॉन स्टेरॉयडल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी टैबलेट कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट ऐसी है कि जो जिसमें स्टेरॉयड नहीं होता या हार्मोन नहीं होता नॉन हार्मोनल ये आ जाएगा टर्म, या नॉन स्टेरॉयडल। तो उसमें आप ये ध्यान रखना है इस नाम को। सहेली नाम की जो पिल्स है, बहुत सारी ब्रांड्स आते हैं बाज़ार में, लेकिन उसमें से ज़्यादातर स्टेरॉयड हैं, और जो है सहेली नाम की जो टैबलेट है जिसको CDRI लखनऊ ने डेवलप किया है, इसके अंदर हार्मोन नहीं होता है। आगे ई पॉइंट में दिखाया गया इंजेक्टेबल मेथड्स एंड इम्प्लांट्स। जो इंजेक्शंस के रूप में अभी आपने वेरियर्स के बारे में पढ़ा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ा, टैबलेट्स के रूप में जिनको लिया जाता है मुंह के द्वारा, और आपने जो है फिजिकल वेरियर्स को भी पढ़ा, IUDs को पढ़ा। अब इसमें है इंजेक्टेबल मेथड्स एंड इम्प्लांट्स क्या हैं, इंजेक्शन वगैरह के द्वारा कौन से मेथड्स हैं। तो प्रोजेस्टोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। इसमें ये बताया गया है कि इम्प्लांट्स का मतलब ये स्किन के अंदर हल्के से ऊपर की स्किन का जो लेयर होती है उसके अंदर या तो कुछ इस तरह की डिवाइस रख दी जाती है जिसके अंदर प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन होते हैं और धीरे धीरे वो रिलीज होते रहते हैं ब्लड में, या फिर इंजेक्शन के माध्यम से उनको शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाता है, और इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा रहता है टैबलेट की अपेक्षा। टैबलेट को डेली लेना होता है या हफ्ते में, और ये इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा होते हैं। तो ये है वही हार्मोन ही है, इसमें भी प्रोजेस्टोजन या तो अकेला होता है या उसके साथ में एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम इंजेक्शन के रूप में या इम्प्लांट के रूप में दिया जाता है। आगे है सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन एंड आर एडवाइज्ड एज अ टर्मिनल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल। ये कुछ ऐसे परमानेंट टर्मिनल मेथड्स हैं जिसके माध्यम से परमानेंटली फिर बार बार कुछ लेने की, खाने की या इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा जो है परमानेंटली स्टेरिलाइज कर दिया जाता है। दे आर हाईली इफेक्टिव बट द रिवर्सल इज़ डिफ़िकल्ट। ये पूरी तरह से ज़्यादातर इफ़ेक्टिव हैं, बहुत अधिक इफ़ेक्टिव हैं, इनका रिजल्ट बहुत अधिक होता है, लेकिन इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर पुनः प्रेगनेंसी की ज़रूरत है तो फिर होना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो सर्जिकल मेथड्स हैं इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है वेसेक्टोगेमी और दूसरा है टिवेक्टोगेमी। वेसेक्टोगेमी क्या होती है? वेसेक्टोगेमी इज़ ए फॉर्म ऑफ मेल बर्थ कंट्रोल दैट कट्स द सप्लाई ऑफ स्पर्म टू सीमेन। इट्स डन बाय कटिंग एंड सीलिंग द ट्यूब्स दैट कैरी स्पर्म। तो देखिए जो सीमेन होता है मेन का, उसके अंदर स्पर्म होते हैं और भी सारे केमिकल्स होते हैं। तो स्पर्म जो आते हैं टेस्टिस के अंदर जो डेवलप करते हैं और वहाँ से आते हैं, तो उस ट्यूब को काट दिया जाता है जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं। तो वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, इसे हम वेसेक्टोगेमी बोलते हैं, और उसको टाइट कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोगेमी में क्या होता है? द फीमेल स्टेरिलाइजेशन स्मॉल पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज टाइड एंड कट। तो इसमें ये ट्यूबेक्टोगेमी, इसमें फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और उसको टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है, और जिससे कि जो है ओवम रिलीज़ होने के बाद में फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से नहीं आगे बढ़ पाता। तो इसके फिगर्स भी हैं यहाँ पर, इन्हें आप देख सकते हैं। ये कभी कभी ये फिगर भी आ जाते हैं कि इसमें ये फिगर दिया हुआ ट्यूबेक्टोगेमी का है या वेसेक्टोगेमी का है, तो इस वजह से इनको भी ध्यान में रखना है। आगे है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मेल कॉन्ट्रासेप्टिव भी होते हैं, इसमें टैबलेट्स दैट कंटेन LH एंड FSH। ये आपको ध्यान रखना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है
आर यूज्ड एज मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकॉज दीज टू हार्मोन्स इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो है दो हार्मोन जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को जो है रोक देते हैं और इनको मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में यूज़ किया जाता है। फीमेल में आपने पढ़ा था एस्ट्रोजन हार्मोन था और प्रोजेस्टेरोन था या प्रोजेस्ट्रोजन जिसको कहा जाता है, और इसमें LH और FSH हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इनको यूज़ किया जाता है और इससे होता क्या है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस को रोक देते हैं और फंक्शनिंग को मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर क्या यूज़ होता है ये ध्यान रखना है, LH एंड FSH। और ये इनका फंक्शन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकना और जो है टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको जो है न्यूट्रलाइज करना। तो इस तरह से आपने थियोरेटिकल पॉइंट्स को अभी तक पढ़ा। अब जो इन दो पॉइंट्स के ऊपर जितनी थियोरेटिकल चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनके ऊपर ये MCQs हैं, और ये MCQs क्रमपूर्वक आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आपको इनको पढ़ना है, समझना है, इनके आंसर आपको अपने आप एक तरह से जानने हैं, और उसके बाद जो नीचे इनका आंसर भी दिया है उसी पेज पर, तो उस आंसर से आपको अपने आंसर का मिलान करके तब आगे बढ़ना है। इस स्क्रीन को आप पॉज कर लीजिए, अच्छी प्रकार से आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद फिर आप स्क्रीन को क्लिक करिए, वो फिर आगे बढ़ने लगेगी। और इस तरह से ये 31 यानी 31 MCQs यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप इनको करें। लगभग 31 MCQs में हर तरह के एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है और आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये हैं MCQs आपके सामने, ये क्रमपूर्वक आपके सामने आएंगे। आप स्क्रीन को पॉज कर लिया करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके ऑप्शंस को पढ़िए और कन्फर्म होइए, तब आगे बढ़िए। तो ये पहला क्वेश्चन है,
तो इस प्रकार आपने 31 क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यूज़ आए स्क्रीन पर और आपने उनको किया होगा। हमें उम्मीद है कि इन एमसीक्यूज़ के माध्यम से, असल में क्या है कि थ्योरी किसी भी पोर्शन की थ्योरी तभी अच्छी कंप्लीट होती है तब आप अच्छे प्रकार से अच्छी मात्रा में एमसीक्यूज़ उस पर कर लेते हैं। और एमसीक्यूज़ करने से आपको बहुत अधिक जो है उस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की काफ़ी गहराई तक जानकारी होती है, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है उसको डीपली आपको विवश करते हैं उसको थिंक करने के लिए कि क्या क्या हो सकता है इसका। केवल थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता, इसलिए आप अधिक से अधिक एमसीक्यूज़ क्या करिए। यहाँ हम कुछ दे रहे हैं उनको करें, उसके अलावा भी आपको जहाँ से मिलते हैं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा जाने से कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला नहीं है। आमतौर पर जो जब से ये नीट प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के अभी तक एनसीईआरटी पर ही बेस रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं बायोलॉजी में, तो इस वजह से एनसीईआरटी का विशेष ध्यान रखें, उससे बाहर ज़्यादा मेहनत करना उचित नहीं है। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं, हो सकता है आप उन्हें इंपॉर्टेंट समझें, आप उनको याद करें, लेकिन हम तो कन्फाइंड इसमें रहें, तो एनसीईआरटी तक रहें, इसलिए इस पोर्शन को ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें। तो लास्ट में, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, वी होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल दोज ऑफ यू who are appearing in coming NEET UG entrance exam. We do also expect this will also be helpful to board exam students. In the next video, we shall discuss the next topic. Wishing you all the best. For any query, feel free to write us at email हमारा omtcn2025@gmail.com. Thank you very much. Okay.